अस्सलाम वालेकुम। ओवरहेड्स अपनी बुक के हिसाब से बता रहा हूं, चैप्टर 2 रखा हुआ है मैंने इसका। ओवरहेड्स के लिए मैंने चैप्टर 2 रखा हुआ है। अच्छा, अभी जो बात बता रहा हूं ना वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं। अगर समझ आ जाए और आप ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, मतलब मैं रिक्वायर नहीं कर रहा कि सारी कहानी जो मैं आज बता रहा हूं ये आप लाजमी लिखें। लिख लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। जो मैं सारी कहानी से बताऊंगा, जो कंक्लूजन बताऊंगा, 2-3 दफा रिपीट भी कर दूंगा, ताकि अगर किसी ने ये इंट्रोडक्शन लिखना हो तो मर्जी है लिख लें, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं है। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के लिए मैं कुछ कहानी बता रहा हूं। पहले साल में एक बिजनेस ने फिनिश गुड्स बनाई 4000 यूनिट्स। और इन 4000 यूनिट्स को बनाने में जो खर्चा आया वो कुछ इस तरह से आया कि मटेरियल लग गया 80,000 रुपये, लेबर लगी 60,000 और FOH लग गए 50,000। एक यूनिट कितना कॉस्ट किया, कैसे करें कैलकुलेट? 4000 से डिवाइड कर दें, और अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग देखना चाहें तो हर एक को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अगर इन कंपोनेंट्स को अलग देखना चाहें तो एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल लगा 20, लेबर 15, FOH 12.5, ये हो गया 47.5। किया मैंने ये है कि ईयर 1 था बिजनेस का जिसमें उसने 4000 यूनिट्स बनाए और इनको बनाने में टोटल खर्चा इतना आया। और ये शुरू में मैंने बात की थी कि फैक्ट्री के ना सारे खर्चे आइंदा जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने लगे वो 3 हो गए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। तो मटेरियल लिखा हुआ है तो इट मींस वो डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। और एक यूनिट कितना कॉस्ट किया 47.5, जो कि अगर तोड़ना चाहे तो मटेरियल इसमें 20 रुपए है, लेबर 15 है और ये 12.5 है। और जिन मासूम बच्चों को ये समझ नहीं आया क्या किया, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4000, 60,000 डिवाइडेड बाय 4000, 50,000 डिवाइडेड बाय 4000। फिर जब दूसरा ईयर आया तो दूसरे ईयर में इग्नोरिंग महंगाई, इग्नोरिंग कोई और इनएफिशिएंसी, सब बिल्कुल सेम रहा। तो दूसरे साल में इस बिजनेस ने बना दिए 6000 यूनिट्स, और 6000 बनाने में अब इस बिजनेस का खर्चा लग गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल लग गया 1,20,000 और लेबर लगा दिया इन्होंने 90,000 और FOH लगा दिए 54।
तो अगर दूसरे साल का रिजल्ट देखना चाहें कि एक यूनिट कितना कॉस्ट किया, तो मटेरियल लगा 20, लेबर 15, FOH 9, और अब एक यूनिट कॉस्ट कर रहा है 44। पहले यहां तक देख ले मैंने क्या किया है। मैंने 2 ईयर्स में ये निकाला है कि कितने यूनिट्स बनाए, कितना टोटल खर्चा हुआ, और मैंने फिर उसकी पर यूनिट कॉस्ट बनाई है, लेकिन वो भी कंपोनेंट वाइज अलग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। अगर नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, मतलब मैं सरकास्टिक नहीं कह रहा, वाकई नहीं लिखना कोई बात नहीं, बस जो इससे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि चैप्टर में हमने करना क्या है, तो वो एक कहानी बता रहा हूं। और अब जो इसका कंक्लूजन बताता हूं, अगर ये नहीं लिख रहे तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये लिख रहे हैं तो कंक्लूजन भी अपने अल्फाज में लिख लेना। अगर सब वैसे ही रहा, मतलब कोई महंगाई नहीं, सब काम करने वाले सब उसी तरह से काम करते रहे, एक यूनिट पे जितना मटेरियल लग रहा था उतना ही लगा, इस साल भी कोई जाया नहीं हुआ, जितने वर्कर्स पहले सुस्त थे उतना ही अब भी सुस्त थे, जितना टाइम पहले लगाते थे अब भी उतना टाइम लगाते थे। तो इसलिए ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है कि मटेरियल और लेबर दोनों साल में 20 और 15 है। क्यों अजीब बात नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होता ही यही है कि एक यूनिट पे कितना लग रहा है ये आसानी से ट्रेस हो जाता है। और मैंने कहा कोई महंगाई नहीं हो रही, कोई मटेरियल में इनएफिशिएंसी नहीं आ गई, कोई वर्कर्स चेंज नहीं हो गए, तो सब शायद वैसे ही हो रहा होगा। तो कोई बहुत दूर के चांस नहीं है कि ये दोनों सेम आ गए, आ सकते हैं। FOH क्यों डिफरेंट हो गया? वो 12.5 है, अब ये 9 हो गया, ये क्यों चेंज हो गया? हाँ जी, हाँ और हाँ हाँ आप अगर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो किराया तो नहीं। हाँ ठीक है, शाबाश। FOH में कुछ फिक्स खर्चे भी होते हैं, तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो रेंट थोड़ी बढ़ गया होगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो फिक्स लोगों की सैलरी थोड़ी बढ़ गई होंगी, तो चूंकि ज्यादा यूनिट्स बन गए तो आंसर इसलिए कम आ गया। FOH सारे फिक्स्ड ही नहीं होते, लेकिन होते होंगे कोई ना कोई इसमें फिक्स। तो मटेरियल लेबर इतना इशू नहीं है, लेकिन FOH पर यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है ये कब जान पा रहे हैं हम, मतलब कब पता चल पा रहा है? ईयर एंड पे ही ना। क्या ये दोनों फिगर साल के शुरू में अंदाजा लग सकता है या इम्पॉसिबल है? ये दोनों लग सकता है, क्योंकि अगर काम हर दफा सेम ही होता है तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो है ही वो चीज जो एक यूनिट तक पूरा ट्रेस हो जाए। लेकिन इस फिगर तक जानने के लिए साल एंड का इंतजार करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है ये जानना क्यों जरूरी है? काफी सारे रीजन है, लेकिन क्या क्या रीजन है बिजनेस को क्यों पता हो कि एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है? सेल के लिए तो क्या साल का इंतजार करेंगे कि साल के एंड पे जाके पता चले टोटल कितने यूनिट्स बने, कितने की एक यूनिट कॉस्ट पड़ी, फिर जाके कस्टमर को कहेंगे चीजें तुम ले जाओ, पैसे बाद में बताएंगे। तो प्राइस निकालने के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते साल के एंड का। तो इस सारी डिस्कशन से मैं कंक्लूजन ये बता रहा हूं कि हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जाननी है फॉर मेनी रीजंस, लेकिन सही प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानने के लिए पीरियड एंड देखना पड़ेगा। नहीं है टाइम पीरियड एंड देखने का, तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी कि हम ये अंदाजा सही लेकिन साल के शुरू में जान पाए कि पर यूनिट FOH कितनी। इस चैप्टर में हमने ये चीज सीखनी है। इस चैप्टर में जो डिस्कशन होने लगी है वो इस पे होने लगी है कि साल के शुरू में हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट जाननी है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, तो असल में क्या कॉस्ट पड़ी इसका इंतजार करना पड़ेगा, टाइम नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें सीखना है कि क्या हल करें, क्या टेक्निक्स लगाएं कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट साल के शुरू में भी जान पाए। कोई ऐसा हल करना पड़ेगा, ये सीखना है। फिर यह भी सीखना है कि जब साल एंड हो जाएगा तो जरूरी है कि हमने बड़ा परफेक्ट शुरू में आइडिया लगा लिया होगा। नहीं, साल के एंड पे जब पता लगा ओवरहेड तो वो और ही थे जो हमने सोचे थे, तो अब उसका क्या करें, ये सारी डिस्कशन इस चैप्टर में होनी कि साल के शुरू में किस तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट जाने और साल के एंड पे जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाए तो उसका फिर क्या करें कि जो अंदाजा गलत हो गया था। तो इस चैप्टर में हमने ओवरहेड से रिलेटेड मोटी मोटी ये बातें डिस्कस करनी है कि साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट जाननी हो तो क्या करें, और साल के एंड पे जब एक्चुअल FOH पता चल जाए तो जो हमने शुरू में अंदाजा लगा लिया था उससे डिफरेंस का क्या करें। ये है इस चैप्टर में कहानी सारी। तो अगर कोई अपने लिए 2-4 लाइनें लिखना चाहे तो मर्जी है लिख लें, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई मसला नहीं।
ठीक है। जी क्या हो गया? कंक्लूजन एक दफा बता दूं? नहीं, एक दफा तो बता ही दिया होगा। हमें साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट जाननी जरूरी है। मटेरियल लेबर का इतना मसला नहीं होगा, लेकिन एफओएच एक यूनिट में कितना, इसमें मसला है। तो हम साल के एंड का इंतजार नहीं कर सकते, तो हमें साल के शुरू में ही कुछ ना कुछ तरीके लगाने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि एक यूनिट की कॉस्ट में एफओएच कितना रखें। ये इस चैप्टर में सीखना है। और साल के एंड पे जब असल रिजल्ट पता चल जाए तो जो सोचा था और जो हुआ उसके डिफरेंस का क्या करें, वो भी इस चैप्टर में सीखना है। ये है कंक्लूजन। जी, क्योंकि एफओएच के अंदर तो फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं, तो उनमें फिक्स खर्चे भी तो हैं, तो वो पर यूनिट भी उतना ही रहेंगे। ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो वही रेंट का आंसर कम आ जाया करेगा, कम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आ जाया करेगा। चले, जो लिख रहे थे कहानी लिख ली होगी। अच्छा, जैसे पहले चैप्टर भी वैसे ही कर रहा था कि इस चैप्टर को ना मैंने कुछ टुकड़ों में तोड़ा है सिखाने के लिए। तो जैसे पहले भी चैप्टर्स को तोड़ा था, इसको भी मैं 3 टुकड़ों में तोड़ा हूं। एक हम इसमें सीख रहे होंगे चीजें, वो कैलकुलेशंस जो साल के शुरू में की जा रही होती हैं। यानी अभी हम साल के शुरू में खड़े होंगे और कुछ कैलकुलेशंस ओवरहेड से रिलेटेड करनी होंगी। और नॉर्मली साल ही होता है, महीना भी हो सकता है, नॉर्मली वैसे साल होता है। तो हम साल के शुरू में खड़े होकर कुछ ओवरहेड से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। तो एक मैं इस चैप्टर में वो चीजें सिखाऊंगा। फिर साल एंड आ जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट सामने आ जाएंगे, तो फिर भी हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। और एक चीज, इन सारे ओवरहेड्स की अकाउंटिंग क्या होगी। कंप्लीटनेस के लिए अभी बता दूंगा, वरना इसमें काफी सारी चीजें हैं जो अगले चैप्टर में समझ आनी है। लेकिन कंप्लीटनेस के लिए मैं जिस तरह लेबर बता दिया था, तो ये भी मैं कंप्लीटनेस के लिए बता दूंगा, लेकिन कुछ चीजें इसमें समझाना पेंडिंग करूंगा। तो ये मैंने 3 टुकड़ों में बांटा हुआ चैप्टर को। तो जनरली या कंपैरेटिवली ये चैप्टर कॉस्ट के आसान चैप्टर्स में से है। वैसे तो सारी कॉस्ट ही मुश्किल है, लेकिन जनरली ये आसान टॉपिक्स में से। पहले काम करते हैं ये, अभी इस वक्त सारी डिस्कशन करते हुए हम साल के शुरू में खड़े हैं। अच्छा, जब शुरू में खड़े हैं तो इंफॉर्मेशन एक्चुअल तो नहीं है, सब एस्टिमेट्स हैं। ये दोनों टॉपिक में फर्क इसलिए भी मैं कर रहा हूं मेनली कि जब हम ये वाला काम पढ़ रहे होंगे तो हम साल के शुरू में खड़े हैं, सब एस्टिमेशन है, एक्चुअल अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये पहुंचते हुए हमें एक्चुअल रिजल्ट पता लग गए होंगे। तो अभी हम साल के शुरू में खड़े कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो सब एस्टिमेशन है। साल के शुरू में एक ही चीज इसके अंदर, वो चीज कैलकुलेट की जाती है, उसको कहते हैं ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, और इसको प्यार से OAR कहा करूंगा मैं, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, OAR। ज्यादा मशहूर नाम तो यही है,
लेकिन इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल हुआ है कभी, वो होता है ओवरहेड रिकवरी रेट। ये भी नाम इस्तेमाल हुआ है। ज्यादा वैसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही है, लेकिन ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं इसको, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR। ये एक प्री डिटरमिन्ड रेट है। प्री डिटरमिन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हम साल के शुरू में खड़े और बस अंदाजे लगा रहे हैं, वक्त से पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तो असल रिजल्ट आया नहीं सामने। तो ये एक प्री डिटरमिन्ड रेट है। प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाह रहे हैं हम साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें एक रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी जो पहले कहानी बता रहा था, तो हमें एक रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको OAR कहते हैं। और मेन मकसद तो है प्रोडक्ट कॉस्ट जानना, लेकिन वैसे चूंकि आगे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं इसलिए मैं अभी कुछ जिक्र कर देता हूं। मेन काम तो है प्रोडक्ट कॉस्ट जानना, असल में तो हम ये जानना चाह रहे हैं जिसके लिए सारा मसला है। लेकिन फिर भी इसके जो कुछ मशहूर यूजेस हैं, यानी जो OAR निकालते हैं हम, इसके इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इस्तेमाल होता है इसका। फिर इसी तरह से एक चीज हमने आगे जाके पढ़नी है, प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें इसका काफी इस्तेमाल होता है। फिर एक चैप्टर आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसमें मंथली अकाउंट्स बनाया करेंगे। अच्छा, ये मुझे लगता है मैंने बात की हुई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है बाहर वालों के लिए, और उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं IAS के मुताबिक, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इंटरनल यूज के लिए, जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं उनके लिए। तो उन्होंने भी हिसाब किताब करने होते हैं, तो वो अपने लिए मंथली अकाउंट्स बनाते होते हैं। इसी तरह से कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां पर इसका दोबारा जिक्र आएगा। कहीं पर थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में इसका जिक्र आएगा। तो ये अगले काफी टॉपिक्स में इसने बार बार जिक्र आना है OAR का। है तब पढ़ा नहीं था, लेकिन वो 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे थे ना उसमें हम, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एफओएच ले रहे थे, तो होता है इसका इस्तेमाल। ये अगले चैप्टर्स में देखेंगे आप। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां होगा इसका इस्तेमाल। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना कैसे है, उस पर जाने से पहले ना मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे मुझे यकीन है पूरा, तो 1-2 सवाल देखते हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप सारे वो सवाल ठीक कर ही लेंगे। तो वहां से फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बना के देता हूं OAR का। देखें सवाल लिखें, कर लें लिख लें इसको। हाँ भाई, नोट कर लिया। चलिए सवाल लिखेंगे। 1 unit of product requires 3 kg of direct material, 3 किलो of direct material, and 5 direct labor hours। 5 direct labor hours, यानी प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलो मटेरियल इस्तेमाल होता है और 5 घंटे जो है वो वर्कर के इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 पर केजी, 300 पर केजी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200 पर आवर, 200 रुपए पर आवर। FOH is included in product cost. FOH is included in product cost at the rate of ₹70 70 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर, अच्छा जैसे समझ आता ना, कोशिश जोड़ तोड़ करके, रिक्वायर्ड है आपसे ही प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, कि प्रोडक्ट का एक यूनिट कितने रुपए का कॉस्ट करता है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालें, जो जैसे समझ आता है। जी मटेरियल कितना है? 3 kg इंटू 300 900। डायरेक्ट लेबर कितनी? 5 घंटे इंटू 200 रुपए 1000। और FOH कितना? 70 350 2250। ये सबसे हो गया? नहीं, कुछ समझ नहीं आया क्या किया? अच्छा, किस किस को समझ नहीं आया 350 किया क्या है? एक, उसे एक ही लायक इंसान है इस क्लास में, इस दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जो जिसको जीने का कोई हक नहीं है। बाकी सबको सब समझ आ गया। वाकई कमाल हो गया यार, शाबाश, जबरदस्त। वाकई ना, तो मतलब हल हो गया, तो मतलब आपको तो आता है सारा चैप्टर। नहीं वाकई ना, कमाल है यार, शाबाश। एक सवाल लिखे और one unit requires जी क्वेश्चन लिखा रहा हूं। क्या हुआ? 5 नहीं बताया? 5 समझ नहीं आया? अच्छा चले बताता हूं, है लिखे। One unit of product requires 4 kg of material, 4 kg of material and 3 direct labor hours. 4 1 unit of product requires 4 kilo of material and 3 direct labor hours. मटीरियल कॉस्ट है 100 रुपए पर केजी, ₹100 पर केजी। अच्छा एक और बात ऐसी दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं, ये 300 और 900 ये फर्क चीज है। 300 क्या है? मटेरियल का 1 किलो कितने रुपए का है। 900 क्या है? प्रोडक्ट के 1 यूनिट में 900 रुपए का मटेरियल लग रहा है। इसी तरह से ये 1000 और 200 अलग चीज है। ये है 200 रुपए के जिस वर्कर से काम ले रहे हैं उसको 1 आवर के कितने पैसे देते हैं, और 1000 ये है कि जो प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनता है उसमें 1000 रुपए की लेबर कॉस्ट लगती है। तो ये 1000 भी एक रेट ही है, ये भी एक रेट है, 900 भी एक रेट है। रेट होता है जो कोई भी पर यूनिट पर चीज बनाई होती है। पेट्रोल का रेट 300 रुपए क्या पर लीटर, कपड़े का रेट 500 रुपए क्या 500 रुपए पर मीटर। तो जो भी रेट्स होते हैं वो किसी पर की शक्ल में ही होते हैं। तो ये भी एक रेट ही है, लेकिन 900 और 300 की मतलब इंटरप्रिटेशन का फर्क ये है कि ये मटेरियल के 1 किलो का रेट है
और 900 रुपए फिनिश्ड प्रोडक्ट के एक यूनिट में इतने रुपए का मटेरियल लग रहा है। और क्या लिखा है? अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 250 पर आवर, 250 पर आवर। FOH is included in product cost. FOH is included in product cost. At the rate of 50% of direct material cost. 50% of direct material cost. प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बताएं, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बताइए। पर केजी बताया था मैंने, डायरेक्ट मटेरियल मैंने 100 रुपए पर केजी बताया था, उतनी ही बात थी बस जितनी लिखाई है। हाँ जी, मटेरियल कितना? 4 किलो लगेगा और 1 किलो 100 का, और लेबर 3 घंटे लगेंगे और 1 घंटा 250, और FOH 200, 1350। ये भी हो गया, ये तो आपसे भी हो गया। चले भाई, ये तो बहुत जबरदस्त होगी बात। अच्छा, अब ये जो मैं 200 और 350 या इवन के 200 350 नहीं, ये जो 70 और 50% की बात की है, ये होता है OAR। ये कैलकुलेट कैसे होता है ये बात की बात है कि 70 रुपए निकला कैसे, लेकिन ये जो इसका 70 का मतलब था, 50% का जो मतलब था, ये समझाता हूं। अगर एक 2-3 मिसालें देता हूं पहले। अगर एक बिजनेस है और वो फोटोकॉपी करके देता है, शॉपकीपर है, फोटोकॉपीज करता है। अब अगर उसने ये तय करना है कि एक फोटोकॉपी के कितने पैसे चार्ज करे, तो वैसे तो उसने मार्केट को देख के ही चलना है, लेकिन अगर हम डिस्कशन के लिए कह लें कि बड़ा कैलकुलेशन वाला अकलमंद आदमी है और उसने ये कैलकुलेट करना है कि एक कॉपी के लिए कितने पैसे रखे, तो उसको पता होना चाहिए कि एक कॉपी कॉस्ट कितनी करती है। अच्छा, अब एक कॉपी कॉस्ट कितनी करती है, ये तो निकल आएगा कि एक पेज कितने का होता है। एक पेज कितने का ये कैसे पता चलेगा? वो खरीद के ही लाता है, पता ही होगा कितने का है। चलो, एक पेज 1 रुपए का है। फिर एक पेज पे इंक कितनी लगती है, इसका भी टूटा फूटा अंदाजा लग सकता है। कैसे? अगर उस मशीन में जो इंक का ड्रम लगता है, लेट से वो 3,000 रुपए का मिलता है, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि एक ड्रम से 1000 कॉपीज हो जाती होती हैं, तो ये भी एक किसी हद तक रिलायबल कैलकुलेशन हो गई कि एक पेज कागज 1 रुपए का, उस पर लगने वाली इंक 3 रुपए की। तो इतना तो आसानी से पता चल गया कि 4 रुपए। लेकिन उसके अलावा मशीन की बिजली कितनी, मशीन की मेंटेनेंस कितनी, हर साल बाद जो उसकी सफाई होनी है वो कितनी, जो उसके सेल चेंज होने वो कितने, ये नहीं पता लग पा रहा। कोई ना कोई जोड़ तोड़ तो लगाना पड़ेगा। अब वो जोड़ तोड़ कैसे करेगा ये हमने सीखना है अभी, लेकिन कर लेने के बाद वो एक नंबर बना लेगा कि एक कागज मशीन से निकलना, सारे खर्चे खुर्चे डाल के कुछ 2.5 रुपए और लग जाते हैं। अब ये 2.5 रुपए उसने कैसे कैलकुलेट किया ये करेंगे हम लोग बात, लेकिन इस 2.5 रुपए की इंटरप्रिटेशन ये है कि 1 रुपए का तो पक्का पक्का कागज लगता है, 3 रुपए की तो इंक लगती है, बाकी सारे खर्चे भी डाल लो तो 2.5 रुपए और लगा लो। अब ये जो 2.5 रुपए उसने एक अंदाजा लगाया, ये 2.5 रुपए पर पेज ना, ये उसका OAR था। और मिसाल देता हूं, अगर एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, वो गाड़ियां किराए पे देते हैं, तो उन्होंने एक कस्टमर को, उसने अपने ऑफिस स्टाफ को एक मीटिंग पे लेकर जाना था इस्लामाबाद, जो भी रेट सेट तय हुआ, अब उस रेंट कार वाले ने अपने कस्टमर को बताना है कि वो 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करेगा। ये वो तभी कर पाएगा जब उसको ये पता चल जाए कि 1 किलोमीटर कॉस्ट कितना करेगा। अच्छा, रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल निस्बतन आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है और 1 लीटर 300 रुपए का होता है, तो 30 रुपए तो पेट्रोल कॉस्ट करता है, लेकिन उस गाड़ी का ऑयल चेंज है, उस गाड़ी की मेंटेनेंस है जो हर 6 महीने बाद होती है, वो 1 किलोमीटर के लिए कितनी एग्जैक्टली पता चल सकता है? नहीं। तो उसके लिए ना वो ये कोट करेगा अपने कस्टमर के लिए, नहीं कस्टमर को कोट नहीं, वो अपनी एक कैलकुलेशन बनाएगा कि 1 किलोमीटर अगर हमारी गाड़ी चलेगी तो 1 किलोमीटर के लिए पेट्रोल इतना लगेगा, बाकी सारे खर्चे सब डाल डूल के ऐसे ही समझ लो कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 15 रुपए खर्च हो जाते हैं।
अब ये 15 रुपए का उसने जैसे तैसे भी एक लिंक बना लिया 1 किलोमीटर के साथ। ये 15 रुपए निकले कैसे वो अभी आगे सीखना है। अभी सिर्फ बता के रहा हूं कि 15 रुपए की इंटरप्रिटेशन क्या है। वो बिजनेस ये कह रहा है कि गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी तो जितने खर्चे हैं ऐसा ही है कि गाड़ी 1 किलोमीटर चलना 15 रुपए के बाकी खर्चे भी हो जाते हैं। और मिसाल देता हूं, अगर एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है तो उस फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बाकी सारे फैक्ट्री के खर्चे जिनको हमने एफओएच कह दिया। अगर वो बिजनेस ये जानना चाहता है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है तो उसको पता होना चाहिए एक यूनिट के लिए मटेरियल कितना, लेबर कितना और एफओएच कितना। अब वो एफओएच को कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके कोई ना कोई लिंक निकालेगा इस प्रोडक्ट के साथ। इसके जवाब से पहले एक और मिसाल देता हूं। इस कॉलेज ने अपने खर्चे डिसाइड करने ताकि वो फीस कोट कर सके। वैसे तो फीस मार्केट देकर डिसाइड होती है, लेकिन चलो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। तो कॉलेज ने फीस तय करनी है, उसके लिए कॉलेज को पता तो चले कि खर्चा कितना पड़ रहा है। अब हर कोर्स की फीस डिसाइड करने की बजाय कॉलेज एक कैलकुलेशन कर लेगा, जितने ज्यादा आवर्स की क्लास होगी उस हिसाब से फीस बढ़ाएंगे या जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उस हिसाब से, यानी किसी कोर्स की फीस डिसाइड करनी है तो ज्यादा बेहतर लिंक किस एक्टिविटी से लग रहा है, आवर्स के साथ, क्योंकि वो जो कोर्स होगा जितने ज्यादा आवर्स का होगा खर्चे उसके हिसाब से ज्यादा होंगे। अब इस रूम के अंदर जो एसी चल रहे हैं, चाहे 40 लोग बैठे हों चाहे 50 लोग बैठे हों, एसी का चलने का ज्यादा ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या नंबर ऑफ आवर्स से। तो बिजनेस ने कोई ना कोई ओवरहेड्स को जोड़ने के लिए कोई एक्टिविटी लिंक रखनी होगी। तो बिजनेस ओवरहेड्स को कॉस्ट में शामिल करने के लिए किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से जोड़ के एक रेट की शक्ल दे देता है। अब वो एक्टिविटी नंबर ऑफ कॉपीज भी हो सकते हैं, लेबर के आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन का चलना भी हो सकता है, यूनिट्स भी हो सकता है। तो OAR कैलकुलेट कैसे होगा बाद में करते हैं बात। हो गया कैलकुलेट, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर उस बिजनेस को ओवरहेड्स का ज्यादा बेहतर ताल्लुक वर्कर्स कितना टाइम लगाएंगे इससे लग रहा था तो वो रेट को किससे जोड़ लेंगे, वर्कर के आर से, और कैलकुलेशन कर लेंगे। 70 रुपए का मतलब है कि बिजनेस ने कैलकुलेशन कर रखी है कि वर्कर जब 1 घंटा काम करता है ना तो सारे खर्चे 70 रुपए और हो जाते हैं। अब उन्होंने इस 70 रुपए को OAR कहा और ये 70 रुपए एक रेट है, ₹70 पर डायरेक्ट लेबर आर। इस बिजनेस को लग रहा था कि जितना ज्यादा मटेरियल लगेगा वो ज्यादा बेहतर लिंक जोड़ेगा ओवरहेड्स के साथ। तो इस बिजनेस ने अपना यह हिसाब लगाया कि जितने रुपए का मटेरियल लगता है, समझो आधो आधे, जितना मटेरियल लगेगा आधा उसका खर्चा डाल लेते हैं। अब ये 50% निकला कैसे, इसको कैलकुलेट करना सीखना है हमने। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि ओवरहेड्स को किसी ना किसी रेट की शक्ल देनी पड़ेगी। रेट की शक्ल क्यों जरूरी है देना, क्यों रेट की शक्ल देनी जरूरी है? ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट जान सके, लेकिन वो रेट किसी ना किसी बेस के साथ जोड़ा गया होगा। वो मटेरियल की अमाउंट भी हो सकती है, लेबर की अमाउंट भी हो सकती है, घंटे भी हो सकते हैं। तो OAR वो रेट है जिसको किसी एक्टिविटी के साथ जोड़कर एक रेट की शक्ल दी गई है ताकि उसका इस्तेमाल क्या कर सके, पर यूनिट कॉस्ट बना सके। तारा ऊपर से दिखा। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हाँ अभी करना है। OAR को कैलकुलेट कैसे करें? OAR कैलकुलेट किया जाता है एक रेट की शक्ल में। अच्छा, कब कैलकुलेट हो रहा है? शुरू में ना, तो उसके लिए हमें एस्टिमेट्स लेने होंगे यूजिंग बजटेड इंफॉर्मेशन। ये एक रेट की शक्ल में निकलता है और इसको यकीनन जोड़, क्योंकि रेट, अभी मैंने पहले भी बात की थी, रेट यकीनन पर कुछ होता है तभी इसको रेट कहते हैं। तो इसको किसी ना किसी मुनासिब बेस के साथ जोड़ा गया होता है। इसको कैलकुलेट करना कैसे, इसका फार्मूला, इसकी प्रैक्टिस, ये तो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको इतना बता रहा हूं कि OAR कैलकुलेट करने के लिए पहली बात बजटेड इंफॉर्मेशन यूज होगी। बजटेड क्यों? क्योंकि हम पीरियड के स्टार्ट में, अभी तो एक्चुअल रिजल्ट ही नहीं पता, तो बजटेड इंफॉर्मेशन यूज होगी और ये एक रेट की शक्ल में निकलेगा जिसको किसी ना किसी बेस के साथ जोड़ा गया होगा। और जो ज्यादा मशहूर बेसिस इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसके लिए जो ज्यादातर बेसिस यूज होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर बेस है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, अगर लेबर आवर्स से जोड़ा हुआ होगा इसको, तो OAR किस शक्ल का होगा? रुपीज पर लेबर आवर, ये इस शक्ल का होगा। और उसके अलावा एक और मशहूर बेस है मशीन आवर्स। अब अगर इसको मशीन आवर्स के साथ जोड़ा गया होगा तो OAR फिर किस शक्ल का होगा?
रुपीज पर मशीन आर। हो सकता है इसको प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ जोड़ दिया हो। अगर इसको प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ ही जोड़ दिया हुआ है तो OAR किस शक्ल का रेट होगा? रुपीज पर यूनिट। यानी हो सकता है ये बता दिया होता कि OAR 200 रुपए पर यूनिट है, तो उसको प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया। फिर इसके अलावा एक और मशहूर बेस है, 6 हैं टोटल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, इन तीनों में ना कॉमन बात ये थी कि ये कोई क्वांटिटीज हैं, ये तीनों कोई क्वांटिटी, ये रुपए नहीं है, ये तो क्वांटिटीज हैं। तो जब ओवरहेड्स को इस क्वांटिटी के साथ जोड़ा हुआ है तो रुपीज पर वो क्वांटिटी, यानी रुपीज पर आर, रुपीज पर यूनिट, रुपीज पर आर। लेकिन अब किससे जोड़ा है इसको? अब एक कॉस्ट रुपीज के साथ जोड़ दिया है। तो अब जब इसको रुपीज के साथ जोड़ दिया ना, तो अब OAR कोई रुपीज पर करके चीज नहीं होगी, अब वो एक परसेंटेज की शक्ल होगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे अभी इस काले वाले सवाल में जोड़ा था। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ जोड़ा हुआ है तो OAR किस शक्ल का होगा? परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, अभी सब ये शुरू है, इसमें जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे ना तो ये इंप्रूव होंगी चीजें। और लास्ट चीज है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ भी जोड़ा जा सकता है। प्राइम कॉस्ट भूल भाल गए होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अब यहां पर भी बात कॉस्ट की हो रही है, तो OAR परसेंटेज की शक्ल में होगा। चलें, इसकी कैलकुलेशन करते हैं इंशाल्लाह मंगल को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।